पेरिस में आधी रात भड़के लोग, जी हां, संसदीय चुनाव के नतीजे पर भड़के लोग। विरोध में लोगों ने आगजनी की, पुलिस सीधे भिड़े प्रदर्शनकारी। तो ये पेरिस की तस्वीरें हैं चुनावी नतीजों के बाद से ये स्थितियां बनी, रात भर इस तरह के दंगे होते रहे। तो फ्रांस में चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जो मैजिक नंबर होता है, और इसके बाद एक बड़ी अजीब सी स्थिति फ्रांस में हो गई, क्योंकि नतीजों के बाद लोग सड़कों पर उतर गए, वहां पर दंगे फसाद होने लगे। यहां देखिए सुरक्षा बलों के साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ भिड़ंत होने लगी, और इस तरह से एक अराजक स्थिति यहां पर देखी गई पेरिस में। ये अपने आप में बहुत ही अलग तस्वीर है। पश्चिमी देशों में चुनाव के नतीजों के बाद इतने बड़े देश में इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। पेरिस, फ्रांस की तस्वीर। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें आ रही हैं, लगातार प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी में आग लगा दी। कई घंटे तक सड़कों पर हंगामा होता रहा। भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा इस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। सड़कों पर जब यहां पर हंगामा शुरू हुआ, उसके बाद सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी करना पड़ा। ये देखिए टीयर शेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। पेरिस, फ्रांस की तस्वीरें, चुनाव नतीजे आने के बाद से ही हंगामा चल रहा है राजधानी पेरिस में, और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगाइए कि आखिर किस तरह की एक राजनीतिक अनिश्चितता फ्रांस में इस वक्त हो गई है। नतीजों के बाद से लोगों के सामने दुविधा, समर्थकों के सामने दुविधा, और उनकी नाराजगी सड़कों पर भी नजर आई है। ये देखिए भीड़ को काबू में करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों से रात भर भिड़ते रहे ये तमाम लोग, ये अलग अलग दलों के समर्थक। और इस तरह से पेरिस में चुनाव के नतीजों के बाद फिर से एक बार देखिए हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। तनाव इस वक्त फ्रांस की राजनीति में और सड़कों पर। और वहीं वामपंथी दल के समर्थक सबसे ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। पेरिस में 25 लोग हिरासत में लिए गए हैं। वामपंथी दलों ने अच्छी बढ़त बढ़ाई है, लेकिन बढ़त हासिल की है नतीजों में, लेकिन किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। वामपंथी दल के समर्थक काफी नाराज नजर आ रहे हैं और सड़कों पर वो भी उतरे। 25 लोग हिरासत में लिए गए हैं पेरिस में। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पेरिस की। देखिए जिस तरह से चुनाव में अचानक से नाटकीय परिवर्तन हुआ, क्योंकि अपनी स्थिति को भांपते हुए इमैनुअल मैक्रों ने संसद को भंग किया, चुनाव कराए। शुरुआत में लगा कि दक्षिणपंथी गुट जो है वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन देखिए नतीजे आते आते स्थिति बिल्कुल बदल गई। हंग वहां पर पार्लियामेंट अब दिखाई दे रही, किसी को भी बहुमत नहीं मिला। वामपंथी दलों ने अच्छी सीटें हासिल की हैं, लेकिन वो मैजिक नंबर से काफी दूर हैं। वहीं इमैनुअल मैक्रों की पार्टी भी काफी दूर है अपने मैजिक नंबर से, और साथ ही जो राइट विंग दल कहा जा रहा था जिसे शायद सत्ता में मौका मिलता, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली है। और उसके बाद यह अराजक स्थिति फ्रांस में पैदा हो गई है चुनाव के नतीजों के बाद से। तो फ्रांस में जगह जगह भड़की हिंसा, पेरिस सहित कई शहरों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। दंगा भड़कने से पहले से ही आशंका थी दंगा होने की, और देखिए वही हुआ जिसकी आशंका थी। नतीजे आते ही स्थितियां बिल्कुल अनियंत्रित होती नजर आई, जिसके कारण पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। सड़कों पर आगजनी हुई, पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, और यहां पर आप देखिए लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। समर्थक अलग अलग दलों के सड़कों पर उतरे और नाराजगी जताई। सबसे ज्यादा वामपंथी दल के समर्थकों में नाराजगी है इन नतीजों को लेकर। फ्रांस के सामने एक राजनीतिक दुविधा की
स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि अब किसी के पास सरकार बनाने की स्थिति नहीं है और यह तय हो गया है कि गठबंधन सरकार ही फ्रांस में आगे चलेगी। लेकिन वो गठबंधन कैसा होगा और इससे फ्रांस की राजनीति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। और आइए आपको बता दें कि फ्रांस में आधी रात हिंसा क्यों भड़की, इसके पीछे की वजह क्या है। आधी रात में पेरिस में दंगा क्यों हुआ? तो फ्रांस में संसदीय चुनाव के नतीजे आए। रविवार को दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग हुई। दूसरे चरण में वामपंथी दल को बढ़त मिली। पहले चरण में दक्षिणपंथी मैरिन ली पेन को बढ़त मिली थी और दक्षिणपंथी और वामपंथी समर्थकों में तनाव बढ़ गया। पहले के नतीजों के बाद हिंसा की आशंका जताई गई थी और अब देखिए जब नतीजे सामने आए हैं उसके बाद से हिंसा की खबरें, हिंसा की तस्वीरें फ्रांस से सामने आ रही हैं। तो लगातार ये तस्वीरें अपने आप में फ्रांस की जो इस वक्त राजनीतिक स्थिति है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन, उस पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। और देखिए फ्रांस संसदीय चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला है। वामपंथी पॉपुलर फ्रंट को 182 सीटें मिली हैं, मैक्रो के समूह को 168 और मैरिन ले पेन के समूह को 143 सीटें मिली है। 577 सीट वाले सदन में बहुमत के लिए 289 सीटों की आवश्यकता है और हर वो दल या गुट इस नंबर से काफी दूर है जो सत्ता में आना चाह रहा था या जो दावेदारी पेश कर रहा था इन चुनाव। और फ्रांस संसदीय चुनाव में उलटफेर हुआ है। जी हां, फ्रांस में अब त्रिशंकु संसद है। जी हां, लंबे वक्त तक राजनीतिक संकट संभव है फ्रांस में और राष्ट्रपति मैक्रो की कड़ी परीक्षा होगी। वामपंथी समूह से मैक्रो की टक्कर होगी और मैरिन ले पेन को भी जनता का समर्थन नहीं मिला। नतीजों के बाद फ्रांस में लगातार फसाद है। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, मैक्रो ने जो दांव खेला, क्या हम कह सकते हैं कि वो दांव उल्टा पड़ गया? जल्दी चुनाव कराने का और स्थिति को भांपते हुए कोशिश की गठबंधन बना के किसी तरीके से पेन को रोका जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वो तो रुकी लेकिन मैक्रो भी सत्ता से दूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रवि, देखिए केवल संसद ही त्रिशंकु नहीं हुई है बल्कि बहुत हद तक फ्रांस का समाज भी त्रिशंकु स्थिति में है। काफी डिवीजन दिखाई देता है और जिसका परिणाम है कि फ्रांस जैसे देश में चुनाव परिणाम को अब अस्वीकार किया जा रहा है और वहां पर सड़कों पर दंगे होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रीम डिवीजन है, सेंटर का, लेफ्ट का, फार लेफ्ट का, फार राइट का। और इस तरह से समाज में जो चूंकि खंड खंड का बंटवारा है तो हर पक्ष को ये लग रहा है कि वो बहुमत तक इसलिए नहीं पार कर पाए क्योंकि एक बड़ी साजिश हुई। और वहीं दूसरी तरफ वो अपने आप को हार मानने को तैयार नहीं है। ली पेन जिस तरह से सशक्त होकर उभरी हैं, वो लगातार अब मैक्रों को एक बड़ी चुनौती देते हुए दिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ मैक्रों के लीडरशिप पर जो वो सोचते थे कि मैं यूरोप का लीडर बनूंगा, वहां दूसरी तरफ वो खुद अपने देश के लीडरशिप को संभाल पाएंगे या नहीं, इस पर बड़ा सवाल हो गया। बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए और अब लौटेंगे आपके पास। और देखिए वो बड़ी खबर जिस पर देश नहीं पूरी दुनिया की नजर है, हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी के मॉस्को दौरे की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को जाने वाले हैं। कुछ देर में मॉस्को रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, तो कुछ देर में मॉस्को रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीसरी बार पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा होगा। रूस के लिए 2 दिनों के दौरे पर मॉस्को जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी और पुतिन की वार्ता में कई बड़े समझौते होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं पुतिन से मुलाकात करने। मॉस्को का अहम दौरा, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार रूस जाएंगे। और दुनिया में इस वक्त जिस तरह की स्थिति है, खासकर यूरोपीय देशों में जो युद्ध चल रहा है, जो संकट है, ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे पर भी पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि भारत और रूस के बीच किस तरह से यह साझेदारी आगे बढ़ेगी और इसके क्या अर्थ निकलेंगे, क्या मायने निकलेंगे। तो आज का दिन भारत रूस संबंधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कुछ देर में रवाना होंगे और आज शाम मॉस्को पहुंचेंगे। इस दौरे पर मोदी और पुतिन के बीच भारत और रूस के संबंधों को नई ऊंचाई देने पर चर्चा होगी। खबर है कि दोनों देशों के बीच बड़ी सैन्य डील भी हो सकती है, जिसमें रूसी स्टेल्थ फाइटर सुखोई 57 भी शामिल है। जाहिर है इससे चीन पाकिस्तान की चिंता बढ़ेगी, लेकिन पीएम मोदी के मॉस्को दौरे पर कीव
और वॉशिंगटन की नजरें भी होंगी, क्योंकि दोनों ही देश ये जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी इस बार युद्ध रोकने के लिए पुतिन को क्या शांति मंत्र देंगे, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में मोदी पुतिन की 16 बार मुलाकात हो चुकी है और आखिरी मुलाकात सितंबर 2022 में समरकंद में एससीओ सम्मेलन के दौरान हुई थी। ऐसे में पीएम मॉस्को की इस यात्रा के जरिए दुनिया को यह संदेश देने की भी कोशिश करेंगे कि भारत और रूस की दोस्ती न सिर्फ मजबूत हुई है बल्कि और गहरी भी हुई है। और यही वजह है कि यह दौरा भी काफी महत्वपूर्ण है दुनिया में जो समीकरण बदल रहे हैं उसके लिहाज से। और देखिए, मॉस्को में होने वाली पीएम मोदी और पुतिन की वार्ता बेहद खास और स्पेशल है। कैसे, इसका अंदाजा आप हमारी अगली ब्रेकिंग न्यूज से लगा सकते हैं। जी हां, मोदी और पुतिन की मीटिंग को स्पेशली डिजाइन किया गया है। मीटिंग के लिए सभी तरह के फॉर्मेट रखे गए हैं और स्पेशल फॉर्मेट का लक्ष्य दोनों राष्ट्र प्रमुख ज्यादा वक्त चर्चा कर सके, यही इस फॉर्मेट का टारगेट है। लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर वो आपस में बातचीत कर सके। तो हमारे पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, क्रेमलिन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच ज्यादा से ज्यादा बातचीत हो सके, इसके लिए मीटिंग को स्पेशली डिजाइन किया गया है। दोनों नेताओं के बीच मीटिंग के लिए सभी तरह के फॉर्मेट रखे गए हैं। आइए आपको एक्सक्लूसिव जानकारी के जरिए हम बताते हैं कि किस तरीके से यह फॉर्मेट रखा गया है ज्यादा समय देने के लिए। हमारे संवाददाता मनीष झा ने इसकी जानकारी दी है, इसको हम विस्तार से आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से यह फॉर्मेट डिजाइन किया गया है। जी हां, मोदी पुतिन की मीटिंग का यह खास फॉर्मेट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। 1-to-1 बातचीत का यह फॉर्मेट है और सिर्फ मोदी और पुतिन अपने ट्रांसलेटर के साथ बैठक करेंगे, पहली बात, और डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी। जी हां, दोनों तरफ से शामिल सदस्यों के साथ आधिकारिक बातचीत की जाएगी। इसके साथ इनफॉर्मल बातचीत, यह भी एक फॉर्मेट है। डिप्लोमेटिक औपचारिकता से अलग दोनों की मीटिंग होगी और रणनीतिक बातचीत भी होगी। कुछ ऐसी बातचीत होगी जिसका बड़ा असर होगा। हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े। मनीष, आपने जिस फॉर्मेट का जिक्र किया और यह भी बात हुई कि मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें अलग अलग मुद्दों पर, चाहे वैश्विक हो चाहे म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात हो, यह जो फॉर्मेट डिजाइनिंग है, क्या यह माना जाए कि इसका लक्ष्य यह है कि भारत और रूस के बीच न सिर्फ बेहतर तालमेल और बेहतर हो, बल्कि पूरी दुनिया को भी यह मैसेज जाए कि ये दोनों देश, दोनों नेता कितने घनिष्ठ हैं और ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को आपस में बैठकर लंबे समय तक सुलझा सकते हैं, उस पर बातचीत कर सकते हैं? बिल्कुल रवि, सबसे बड़ी बात यह है कि अमूमन इस तरह की मीटिंग में दोनों देश की तरफ से कहा जाता है कि ये कितना बड़ा मौका है, ये कितना ऐतिहासिक मुलाकात होगी। लेकिन मोदी और पुतिन की मीटिंग को लेकर केवल मॉस्को और दिल्ली नहीं, बल्कि जिस तरह से बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल है, वो अपने आप में ही बताता है कि ये कितना खास होने वाला है। क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त जिस तरह से प्रेसिडेंट पुतिन भी बहुत सोच समझकर ग्लोबल स्टेज पर आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका आपको आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की दिखाई दे सकती है कि किस तरीके से नाटो के आक्रामक रुख से या फिर तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जिस तरह दुनिया बढ़ रही है, उसमें प्रधानमंत्री किस तरह से एक शांति दूत की भूमिका निभा सकते हैं। बहुत हद तक इस मीटिंग में ये भी डिजाइन होगा। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। और हमारी अगली बड़ी खबर एक बड़ा खुलासा है जो जम्मू में बीते दिनों हुए 3 आतंकी हमलों से जुड़ा हुआ है। जम्मू में हुए 3 बड़े हमले में लश्कर का हाथ, सुरक्षा एजेंसियों के हाथ एक महत्वपूर्ण इनपुट लगा है। 3 बड़ी आतंकी घटनाओं के पीछे आतंकी साजिश। एनआईए ने आतंकी साजिश पर 10 लाख का इनाम रखा है। तो आतंकी साजिश को लेकर देखिए ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये जानकारी है। जी हां, ये एक्सक्लूसिव इनपुट है जो टीवी 9 के पास है, वो हम आपको बता रहे हैं। 1 महीने में 3 बड़े हमले, जम्मू कश्मीर पर बड़ा खुलासा है ये। जी हां, सुरक्षा एजेंसियों को महत्वपूर्ण इनपुट हाथ लगे हैं। हमले के पीछे लश्कर का आतंकी साजिद जट बताया जा रहा है और साजिद फिलहाल इस्लामाबाद बेस कैंप में मौजूद है। साजिद पीओके में भी लंबे वक्त तक एक्टिव रहा है। अब साजिद लश्कर के लिए रिक्रूटमेंट का काम संभाल रहा है, आतंकियों को भारत भेजने के टास्क को पूरा करने में लगा है। साजिद को लश्कर का ऑपरेशनल कमांडर भी बताया जाता है। आतंकी घटनाओं के लिए टेरर फंडिंग का जिम्मा भी लश्कर ने साजिद को सौंपा है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी टीवी 9 आपको दे रहा है। कौन है
आतंकी साजिद, ये भी जरा जान लीजिए उसके बारे में बड़ी जानकारियां क्या हैं। तो देखिए, एनआईए ने 10 लाख का इनाम इसके ऊपर घोषित किया है और एनआईए की वांटेड लिस्ट में दर्ज है इसका नाम। पाकिस्तान के पंजाब के शंगा मंगा का रहने वाला यह बताया जा रहा है साजिद, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और आतंकी संगठन लश्कर के साथ टीआरएफ के गहरे ताल्लुक हैं। यह बड़ी जानकारी साजिद को लेकर टीवी 9 आपको दे रहा है। अगली बड़ी खबर का करेंगे रुख। अगली बड़ी खबर बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस से जुड़ी हुई है। जी हां, बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी का पिता राजेश शाह गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने राजेश शाह को हिरासत में लेकर पहले पूछताछ की। पुलिस आज राजेश शाह को कोर्ट में करेगी पेश। तो राजेश शाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पहले हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट में आज होगी हिट एंड रन केस में जो आरोपी है उसके पिता की पेशी। वहीं पुलिस सूत्रों का कहना है कि राजेश शाह जांच में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है, बल्कि वो बार बार पुलिस वालों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को शक है कि राजेश शाह अपने बेटे मिहिर शाह की फरारी में उसने मदद की है, उसको भगाने में उसकी हेल्प किया, और यही वजह है कि राजेश शाह भी पुलिस के रडार पर था और अब पूछताछ के बाद देखिए गिरफ्तारी हुई है। और इस बीच केस से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देखिए, वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो बताया जा रहा है कि घटना के ठीक पहले का है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने वीडियो वॉल पर हम वो तस्वीर लेकर आए हैं। घटना के ठीक पहले की ये तस्वीर बताई जा रही है। गाड़ी आपको नजर आ रही होगी और इस गाड़ी का इस्तेमाल, इस गाड़ी को उस समय चलाया जा रहा था जब ये मामला हुआ था। पब से निकल रहा है मिहिर और उस समय की ये घटना है। मिहिर के साथ उसके दोस्त भी मौजूद थे जब ये हिट एंड रन केस हुआ। ठीक उसके पहले की ये तस्वीरें हैं पब से निकलते वक्त। ये देखिए तस्वीरें, मिहिर और उसके दोस्त भी उसके साथ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और जिस गाड़ी से इस घटना को अंजाम दिया गया वो भी गाड़ी आपको नजर आ रही है।